गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की इंफॉर्मेशन ली थी। तब आपको 4 कैलकुलेशन वाले न्यूमेरिकल दिए थे। आज चारों के आंसर मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन था कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 14.4 माइक्रोकूलम नेगेटिव चार्ज। आंसर आएगा 9 into 10⁻13। सेकेंड क्वेश्चन कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 16 नैनोकूलम पॉजिटिव चार्ज। आंसर होगा 10⁻11। थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज अ टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 10⁻6 प्रोटॉन। आंसर इज 1.6 10⁻⁻13 coulomb. Now fourth question is what is the total electric charge of 10⁻10 electrons. So answer is -1.6 10⁻⁻19 coulomb. इलेक्ट्रिक चार्ज की जो जनरल इंफॉर्मेशन थी वो हमने आगे डिफरेंट 4 वीडियोस में कंप्लीट किया था। आज एक और नया टॉपिक कंप्लीट करेंगे। यह इलेक्ट्रिक चार्ज इंडक्शन या चार्जिंग। अब सबसे पहले चार्जिंग का मतलब सपोज किसी बॉडी के ऊपर या किसी सब्सटेंस के ऊपर या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है और इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट करना है या प्रोड्यूस करना है, उस प्रोसीजर को बताएगा इलेक्ट्रिक चार्ज इंडक्शन। अब इलेक्ट्रिक चार्ज इंडक्शन के लिए जनरली 2 मेथड है। सो लिखा है, देखो, अ बॉडी कैन चार्ज इन 2 वे, फर्स्ट विथ कॉन्टेक्ट एंड सेकेंड विदाउट कॉन्टेक्ट। अब ये दोनों चीज विथ एग्जाम्पल हम कंप्लीट करेंगे। अब पहले से ही आगे जो नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स बताए थे इसमें ज्यादा से ज्यादा जो एग्जाम्पल थे वो वही था कि ग्लास रॉड आप सिल्क के साथ रब करेंगे तो ग्लास रॉड पॉजिटिव बनेगा और सिल्क नेगेटिव होगा। सिमिलरली सपोज आप प्लास्टिक रॉड वुल के साथ रब करेंगे तो प्लास्टिक रॉड नेगेटिव होगा और वुल पॉजिटिव। लेकिन इस फिनोमेना में होता क्या है, तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होकर सिल्क पे जाएंगे। सिमिलरली प्लास्टिक रॉड और वुल के अंदर वुल से इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होकर प्लास्टिक रॉड पे जाएंगे। अब इनिशियली चेक करेंगे, प्रोसेस करने से पहले दोनों के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं था, लेकिन जब ग्लास रॉड सिल्क के साथ रब किया, प्लास्टिक रॉड वुल के साथ रब किया, तो इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से सिल्क पे आता है, सिमिलरली वुल से प्लास्टिक पे जाता है। तो एक ऑब्जेक्ट पॉजिटिव बनती है और सेकेंड नेगेटिव। मतलब दोनों ऑब्जेक्ट पे इनिशियली चार्ज नहीं था, लेकिन आफ्टर रबिंग दोनों के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट होता है। इसको इलेक्ट्रिक चार्जिंग या इलेक्ट्रिक चार्ज इंडक्शन। और एक एग्जांपल जो सी और डी डायग्राम में बताया। सी डायग्राम के अंदर बताया कि किसी एक स्फीयर के ऊपर सपोज इलेक्ट्रिक चार्ज है, लेकिन सेकेंड स्फीयर के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है और सपोज दोनों को इलेक्ट्रिकली कांटेक्ट में रखेंगे। ओके, इलेक्ट्रिकली कांटेक्ट की 2 मेथड है। सी में बताया कि दोनों स्फीयर के बीच में आप कंडक्टिंग वायर ज्वाइन कर दो और डी में बताया कि दोनों को इलेक्ट्रिकली कांटेक्ट में रखो। जब दोनों आइडेंटिकल स्फीयर होंगे, आइडेंटिकल मतलब सेम रेडियस, सेम मटेरियल, सेम डेंसिटी, आइडेंटिकल स्फीयर होंगे तो दोनों के ऊपर चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगी। एज फॉर एग्जाम्पल सपोज इनिशियली स्फीयर के ऊपर चार्ज जो क्यू होता, और जब इलेक्ट्रिकली हम इसको कनेक्ट करते तो दोनों के ऊपर चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन Q/2 इस तरह से मिलेगी। मतलब एग्जैक्टली दोनों पे इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसका मतलब डायग्राम ए, बी, सी और डी में जो बताया वो फिनोमेना थी इलेक्ट्रिक चार्जिंग
विथ कांटेक्ट मेथड, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में होगा और उसके बाद किसी एक से दूसरे के ऊपर चार्ज डिफ्यूज होगा, तो इसको हम विथ कांटेक्ट इलेक्ट्रिक चार्जिंग या इलेक्ट्रिक चार्ज इंडक्शन बताएंगे। लेकिन सेकेंड मेथड दी कि विदाउट कांटेक्ट के अंदर डायग्राम के अंदर मैंने दो स्फीयर ड्रॉ करके दिए, ए और बी। ये दोनों स्फीयर के ऊपर इनिशियली इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है। अब सेकेंड वाली डायग्राम चेक करो कि जब हम ग्लास रॉड सिल्क के साथ रब करेंगे तो ग्लास रॉड पॉजिटिव बनेगा। ऐसा पॉजिटिव चार्ज वाला ग्लास रॉड स्फीयर ए के नजदीक रखना है। इससे क्या होगा, तो स्फीयर ए मेटालिक है, बी भी मेटालिक है, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो स्फीयर ए की सरफेस पे आएंगे। जितने इलेक्ट्रॉन स्फीयर ए की सरफेस पे आएंगे, सिमिलरली उतना ही पॉजिटिव चार्ज बी की सरफेस के ऊपर अपने आप इंड्यूस होगा। ये डायग्राम बी बताता है। लेकिन थर्ड डायग्राम में क्या बताया, अब सपोज ये दोनों को हम सेपरेट कर दे, ए और बी दोनों स्फीयर सपोज हम सेपरेट कर दे, तो भी ए के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव ही रहेगा, लेकिन बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। सपोज हम दोनों को सेपरेट करने के बाद अकॉर्डिंग टू डायग्राम 4 जो प्लास्टिक रॉड जो ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज वाला था उसको भी हम उसको सेपरेट कर लें, मतलब उससे ज्यादा दूर कर लें। अब दो ही स्फीयर बचेंगे, ए और बी। ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब दोनों जितना भी दूर ले जाओ, लेकिन किसी एक के ऊपर पॉजिटिव रहेगा, सेकंड के ऊपर नेगेटिव रहेगा। हमने पूरी फिनोमिना जो चेक की वो विदाउट कांटेक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज इंडक्शन था। एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि फर्स्ट डायग्राम के अंदर दो स्फीयर ए और बी कांटेक्ट में है, लेकिन डायग्राम में बताया कि दोनों के ऊपर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है। अब हम जो ग्लास रॉड सिल्क के साथ रब करेंगे, ऐसा ग्लास रॉड स्फीयर ए के नजदीक लाएंगे, लेकिन इसकी कांटेक्ट में नहीं रखना है, इससे थोड़ा दूर रखना है। लेकिन ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स दोनों स्फीयर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ए की सरफेस पे आ जाएंगे, लेकिन ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स पॉजिटिव चार्ज बी की सरफेस पे क्रिएट होंगे। अब सपोज ए और बी के बीच के डिस्टेंस हम इंक्रीज भी करेंगे, तो स्फीयर ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा और स्फीयर बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा। और फोर्थ डायग्राम में जैसे बताया उस तरह से कि सपोज वो ग्लास रॉड हम ए और बी से दूर ले जाएंगे, तो ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा और बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। सिमिलरली जितना भी डिस्टेंस आप इंक्रीज करो, ए की चार्जिंग नेगेटिव रहेगी और बी की चार्जिंग पॉजिटिव होगी। ये जो फिनोमिना है वो विदाउट कांटेक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज इंडक्शन है। और एक मेथड भी है जो आपको और भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। कैस फॉर एग्जांपल किसी स्फीयर के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है, सपोज हम उसके नजदीक ग्लास रॉड रखेंगे, तो ग्लास रॉड के नेगेटिव चार्ज आएगा और ग्लास रॉड की अपोजिट साइड पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे। अब सपोज नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट हम अर्थिंग करेंगे। अर्थिंग का मतलब होता है सभी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड हो जाएंगे। इसका मतलब स्फीयर के सरफेस पे ओनली पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ये मेथड भी विदाउट कांटेक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस करने की मेथड है, लेकिन ये मेथड हमारे टेक्स्ट बुक में उन लोगों ने एक्सप्लेन नहीं की, इसलिए जो टेक्स्ट बुक की मेथड है वो मैंने डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करके दी है। सो इलेक्ट्रिक चार्ज इंडक्शन वो भी ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आप चेक कर सकते हैं कि दोनों स्फीयर पे जो टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज है, एक पे पॉजिटिव होगा, सेकंड पे
नेगेटिव होगा, लेकिन दोनों की एडिशन 0 होगी। ओके, अब इससे आगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जिसके अंदर हम कूलम्ब्स लॉ मतलब दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स को एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन इससे पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, डिफरेंट 4 पॉइंट्स दिए, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज द इलेक्ट्रिक चार्ज, दो टाइप के रहेंगे, फर्स्ट पॉजिटिव एंड सेकंड नेगेटिव। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज द लाइक चार्ज के बीच में रिपल्सिव फोर्स लेगा, एज फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, रिपल्सिव फोर्स होगा। और अनलाइक चार्ज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। इसका मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, there is a no existence of the electric charge without mass। ऐसा कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नेचर में नहीं है, ऐसा कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नेचर में नहीं है कि जिसको मास नहीं होगा। हर इलेक्ट्रिक चार्ज की मास है। और प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने 3 फंडामेंटल जो चार्ज पार्टिकल है, ये तीनों की मास हमने लिखी थी और याद भी रखी थी। नाउ फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन मास एंड स्पीड। फिर से, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन मास एंड स्पीड। मास कितना भी होगा, इससे चार्ज की मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगी। या सपोज ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो उसकी वेलोसिटी या स्पीड पे भी इलेक्ट्रिक चार्ज की मैग्नीट्यूड डिपेंड नहीं करती। सो डिफरेंट 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नाउ इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक या जिसको 100% हमको कंप्लीटली प्रिपेयर करना है, से कूलम्ब्स लॉ। 11th में जैसे पढ़ा था कि दो ऑब्जेक्ट के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, सिमिलरली दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। और इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स सबसे पहले कूलम्ब ने एक्सप्लेन की थी। स्टेटमेंट है, द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस is inversely proportional to square of distance between them and directly proportional to the product of the magnitude of the two charges. Again, the electric force between 2 point charges is inversely proportional to square of distance between them and the directly proportional to the product of the magnitude of two charges. ये सिमिलर टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जैसे ग्रेविटेशन में था, सिमिलर मेथड से रूल है। डायग्राम के दो इलेक्ट्रिक चार्ज दिए Q1 एंड Q2। द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 इज अ स्मॉल r। अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ, F is proportional to Q1 into Q2 upon r square, and therefore F is equal to K Q1 Q2 upon R square. Here K is a proportionality constant और इसको कूलम्ब कांस्टेंट भी बताया जाता है। K की वैल्यू प्रैक्टिकल से 9 into 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर है, और जिसकी डायमेंशन फॉर्मूला m1 l2 T-4 A-2 है। लेकिन इसको और एक्सप्लेन करेंगे तो K इज इक्वल टू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। Here एप्सिलॉन 0
is a permittivity in free space. And permittivity in free space की जो मैग्नीट्यूड है is 8.9 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपन न्यूटन मीटर स्क्वायर. ओरिजिनली कूलम्स लॉ के अंदर जो कांस्टेंट है वो है 1/4πε0. लेकिन ऑलवेज हर कैलकुलेशन में इतनी बड़ी टर्म लिखने की जरूरत नहीं होगी, इसलिए इसकी सिंप्लीफिकेशन देके आंसर दिया k. k is a 9 into 10⁻⁹. सपोज गिवन इक्वेशन के अंदर हम सभी मैग्नीट्यूड ऐड कर दें कि 1/4 into 3.14 into 8.9 10⁻⁻12, तो सिंप्लीफिकेशन देगा 9 into 10⁻⁹. मतलब ε0 is a permittivity in free space जिसकी मैग्नीट्यूड है 8.9 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर. और उसकी डायमेंशन फॉर्मूला m-1 l-2 t⁻⁴ a⁴ is totally reciprocal. से डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ k. सिर्फ पावर की साइन चेंज करने से दोनों डायमेंशन फॉर्मूला मिल जाएगी. अनदर पॉइंट, in free space the force between two electric charge is F is equal to 1/4πε0 Q1 into Q2 upon R square. बट इन मीडियम, सपोज किसी भी मीडियम के अंदर दो इलेक्ट्रिक चार्ज रखेंगे तो इक्वेशन चेंज होगा. द इलेक्ट्रिक फोर्स इन मीडियम इज Fm is equal to 1/4πε Q1 into Q2 upon R square. फर्स्ट इक्वेशन के अंदर ε0 is the permittivity of free space, but epsilon is the permittivity of medium. अब सपोज ये दोनों को हम रेशियो फाइंड करें, सो Fm upon F is equal to ε0 upon epsilon is equal to 1/k, and therefore F upon Fm, force in free space upon force in medium, is equal to epsilon upon epsilon0. epsilon मतलब permittivity of medium upon permittivity of free space. This ratio is called epsilon r. Epsilon r is a relative permittivity, and that is equal to capital K, and K is a dielectric constant. Again, here epsilon r is a relative permittivity and K is a dielectric constant. But main point for MCQ, the epsilon r is a unitless and dimensionless. Epsilon have a unit, epsilon0 have a unit, but epsilon have a no unit, no dimension formula. Now the important statement is the electric force between two charge in medium is 1/k times the electric force in free space. Again, the electric force between two charges in medium is 1/k times the electric force in a free space. ये इक्वेशन आप कहीं से फाइंड कर सकते हो. एज फॉर एग्जाम्पल कि सपोज इस इक्वेशन में बताया तो हम Fm is equal to F/k लिख सकते हैं. इसका मतलब कि मीडियम में लगने वाली फोर्स कम होगी, फ्री स्पेस में लगने वाली फोर्स ज्यादा होगी. इसका मतलब सपोज क्वेश्चन पूछा जाए कि F और Fm की रिलेशन क्या है, सो ऑलवेज F इज ग्रेटर देन Fm रहेगा. ये जो एक्सप्रेशन मैंने दी कूलम्स लॉ, जो 2 पॉइंट
चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स कैलकुलेट करके देगा। लेकिन ये जो मेथड है वो कूलम्स लॉ इन स्केलर मेथड। हमने जब 11th के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा था तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड की थी। इसमें दो मेथड थी, सबसे पहले स्केलर मेथड और उसके बाद में वेक्टर मेथड। तो पहले हम स्केलर मेथड कंप्लीट की, अब आएगा वेक्टर मेथड।